नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। समस्या है तो उसका समाधान भी होता है, रोग है तो उसका इलाज भी है। लेकिन कुछ लोग जब बीमार होते हैं तो बिना डॉक्टरी सलाह के ही इलाज करने की कोशिश करते हैं। बहुत सी दवाएं लेते हैं, एंटीबायोटिक्स दवाओं का सेवन करते हैं और उसका जो इलाज है वो पूरा नहीं करते और जब उन्हें लगता है कि वो ठीक होने लगे हैं तो दवा बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन ये समस्या का कारण बन सकता है और जटिलता उत्पन्न कर सकता है, जिसे कहा जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो हम सभी के लिए एक बड़े खतरे के रूप में सामने है। क्या होती है ये स्थिति और क्यों उत्पन्न हो रही है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी वो स्थिति जिसमें सूक्ष्म जीवी जैसे जीवाणु, वायरस, फंगस और अन्य परजीवी आनुवंशिक परिवर्तनों के कारण उन दवाओं से प्रतिरोधी हो जाते हैं जिनसे वो पहले प्रभावित होते थे। दवा के बेअसर होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे स्व इलाज करना, एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक प्रयोग, डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेना, दवा की पूरी खुराक न लेना, इलाज बीच में बंद कर देना और कुछ अन्य कारण हैं जिनसे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दवाएं बीमारी से लड़ने में कारगर होती हैं, लेकिन अगर इनका अनावश्यक और अनुचित प्रयोग किया जाए तो हानि पहुंचा सकती हैं। दवाओं का अधिक प्रयोग करना हानिकारक हो सकता है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से कोई भी संक्रमण या बीमारी होने पर उसका इलाज मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दवाओं का असर कम होने लगता है। ऐसी स्थिति में रोगी को अधिक समय तक अस्पताल में रहना पड़ता है, उसका इलाज करना कठिन हो जाता है, इलाज का खर्च बढ़ता है और व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। यदि हम जान लें कि एंटीबायोटिक्स और एंटीमाइक्रोबियल्स का प्रयोग कब करना चाहिए और कब नहीं, तो खुद को और अपने परिवार को एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खतरे से बचा सकते हैं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़। कहते हैं हर मर्ज का इलाज नहीं दवाखाने में, कुछ दर्द ठीक हो जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने से। ये बात शायरी में भले ही अच्छी लगे, लेकिन अगर रोग है तो बहुत ज़रूरी होता है कि उसका सही तरीके से इलाज किया जाए, क्योंकि अगर इलाज ठीक से नहीं हो, विशेषज्ञ का परामर्श ना हो और दवा खुद ही ले ली जाए तो वो जटिलता को बढ़ा भी सकती है। आज हम बात करेंगे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक। क्या है ये स्थिति और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, ये बताएंगे विशेषज्ञ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर BL शेरवाल, डायरेक्टर प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड फॉर्मर MS सफदरजंग हॉस्पिटल। हमारे साथ आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, फॉर्मर डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड प्रेजेंटली ही इज चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, स्लीप मेडिसिन एंड रेस्पिरेटरी मेडिसिन फ्रॉम मेदांता द मेडिसिटी। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। दवाओं का प्रयोग लगभग हर व्यक्ति करता है, लेकिन रैशनल यूज यानी सही तरीके से इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है, ये बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। इस विषय से संबंधित अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस दरअसल है क्या। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका आज के कार्यक्रम में। आपसे समझना चाहेंगे कि अगर सभी के स्वास्थ्य की बात की जाए, एक जो जिक्र आने लगा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और अब एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कितना चिंताजनक मानते हैं जब एक व्यक्ति को इलाज की आवश्यकता हो और उस पर दवाएं कार्य न करें? कितना कंसर्निंग है और क्यों आवश्यक है इसके विषय में जागरूकता बढ़ाना? नमस्कार, मेरा ये मानना है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसको हम AMR कहते हैं, एक ऑलमोस्ट मैं कहूँगा एक एपिडेमिक है और ये एक इमरजेंसी के मेडिकल इमरजेंसी की तरह है। क्योंकि अगर हम देखें ज़्यादातर ICUs में, हॉस्पिटल्स में जब हम किसी मरीज़ को इन्फेक्शन के लिए ट्रीट करते हैं तो ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक्स हैं वो काम नहीं करती, वो रेजिस्टेंट हो जाती हैं। और हम ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जब हमारे पास बहुत कम एंटीबायोटिक्स रह जाती हैं सीवियर इन्फेक्शन को ट्रीट करना, स्पेशली अगर हम ICU सेटिंग की बात करें। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग, एवरी इंडिविजुअल अंडरस्टैंड्स कि AMR क्या है,
क्योंकि सब ने इस रेजिस्टेंस को डेवलप करने में कंट्रीब्यूट किया है। और अगर इससे लड़ना है तो हम सबको साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो पेशेंट्स हो, चाहे और इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, पोल्ट्री इंडस्ट्री हो। सब लोगों को एंटीबायोटिक की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी और उसको हमें जुडिशियस अगर हम यूज नहीं करेंगे तो हमारे पास कुछ समय ऐसा आएगा कि हमारे उसको एंटीबायोटिक ही नहीं बचेगी और कई बैक्टीरिया और फंगस ऐसे हो जाएंगे जो जिसके लिए हमारे पास इलाज ही नहीं रहेगा। जी, बेहद भयावह स्थिति है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं डॉक्टर गुलेरिया। डॉक्टर शेरवाल, किस तरह से समझाना चाहेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की अवस्था क्या है और दरअसल होता क्या है जब कहा जाता है कि सुपर बग्स आ गए या दवा जो है असर नहीं दिखा रही, दरअसल स्थिति क्या होती है? देखिए, डॉक्टर गुलेरिया ने जैसे बड़े अच्छे से बताया कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का कारण जो यूज़ या ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक है और उसमें सबका रोल है। तो आज की डेट में जब हम बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, उसका जो कारण हमें मालूम है, उसका रोकथाम कैसे करनी वो भी मालूम है, लेकिन उसको कैसे करना ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। और क्योंकि सुपर बग की जहाँ बात होती है वो मैक्सिमम या सभी एंटी माइक्रोबियल बायोटिक से जब कोई ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट हो जाता है तो आप इमेजिन करिए कि हम एक अच्छी सर्जरी कर सकते हैं, एक अच्छा जो है मान लो हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन बाद में उस पेशेंट को हम खो देते हैं क्योंकि एक छोटे से कीटाणु ने उसमें इलाज के दौरान इन्फेक्शन किया और उसके हमारे पास कोई दवाई नहीं बची उसको ठीक करने के लिए या उसको रोकने के लिए। तो हम एक तरफ तो प्रोग्रेस कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत ही सर्जिकल एरिया में बहुत सारी सर्जरी आपने देखा होगा कि हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी एडवांसमेंट्स भी काफ़ी हो रहे हैं। लेकिन एक अगर ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग दी सर्जरी या आफ्टर दी सर्जरी वो कंटामिनेट कर दे तो वी विल नॉट बी एबल टू सेव, तो बड़ी भयावह स्थिति हो जाएगी। डॉक्टर गुलेरिया ने एक जोर दिया कि आईसीयू के अंदर बेसिकली हम कोशिश करते हैं पेशेंट्स को एंटीबायोटिक पे रखने की, और यूजली हम सिंगल एंटीबायोटिक नहीं बल्कि हम कोशिश करते हैं 2 या 3 एंटीबायोटिक देने की, ताकि पेशेंट्स को जल्द से जल्द आराम है, क्योंकि वहाँ टाइम बड़ा फैक्टर रहता है जी। लेकिन इसी का टाइम अभी है इसको रिव्यू करने के लिए कि पहले हमें देखें कि वो एंटीबायोटिक काम करती हैं या नहीं करती हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो डॉक्टर को सबसे बड़ा ज़रूरी है इसके लिए, मेरे को लगता है कि एंटीबायोटिक का जब भी यूज़ करें उसका एक बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि राइट मेडिसिन फॉर द राइट पर्सन, फॉर द राइट एट द राइट टाइम एंड फॉर द राइट ड्यूरेशन एंड ऑफ कोर्स राइट रूट ऑफ ट्रांसमिशन इन द बॉडी। तो ये अगर इम्पॉर्टेंट हैं तो ये अगर फॉलो करेंगे मुझे लगता है हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से काफ़ी हद तक कॉम्बैट करेंगे। जी, कारणों की तरफ रुख करते हैं फिर से डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। ये जो एक मैसेज सामने आया है कि एंटीबायोटिक या किसी भी दवा का उपयोग कब करना है ये तय करना बेहद ज़रूरी है। आजकल सर्दियों का जब मौसम शुरू हुआ है, लगभग सभी का या तो ज़ुकाम है या गला ख़राब है, स्टमक इन्फेक्शंस भी बहुत लोगों को रहते हैं, और इसके लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं ओवर द काउंटर मेडिसिन, जिसमें अगर एक व्यक्ति को ज़ुकाम हुआ है, एक व्यक्ति को बुखार है या उसकी तबीयत ख़राब थी, उसके पास डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन है, तो उसके आसपास के जितने भी लोग हैं व्हाट्सएप पे भी वो प्रेस्क्रिप्शंस जो है फॉरवर्ड किए जाते हैं और अपने आसपास के लोगों को बताया जाता है कि हमें ये समस्या थी, इस दवा से असर हुआ, आप भी ले लीजिए। सही समय क्या होगा और कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाएगा, विशेषज्ञ से परामर्श लेना कितना आवश्यक आप मानते हैं? नहीं, ये बहुत जरूरी है। और हमारे देश में जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है इसके कई कारण हैं जी। एक तो ये कारण जैसे आपने बताया कि लोग जो है वो जब उनको जुकाम, नज़ला, बुखार हुआ, वो केमिस्ट के पास जाएंगे, बिना डॉक्टर को कंसल्ट करे बोलेंगे कि मुझे बुखार है, एंटीबायोटिक दे दो, और ओवर द काउंटर कई एंटीबायोटिक्स उनको मिल जाएंगी, चाहे उनको वायरल फीवर हो और उसकी एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं हो। ये हमने कोविड में भी देखा कि कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है जिसके लिए एंटीवायरल ड्रग्स की ज़रूरत है अगर उसको ट्रीट करना है, लेकिन उस दौरान बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ हुआ क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आया और कई एंटीबायोटिक्स दी गई जो बिल्कुल जिनकी इंडिकेशन नहीं थी। दूसरा ये है कि कई लोग ऐसे करते हैं कि अगर वो ठीक नहीं हुआ
तो पड़ोसी से या किसी और फैमिली मेंबर ने उनको कोई नुस्खा दिया कि देखो मैंने ये दवाई ली थी, मुझे इससे आराम हो गया, तो आप भी यही एंटीबायोटिक ले लो। तो एंटीबायोटिक्स उस तरह से मिसयूज हो जाती हैं। हॉस्पिटल में अगर हम बात करें तो कई वायरल इन्फेक्शंस हैं जिनके लिए एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं, लेकिन डॉक्टर्स भी कई दफा एंटीबायोटिक्स दे देते हैं जिसका इंडिकेशन नहीं बनता। तो अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें तो चाहे वो पेशेंट्स हो, चाहे फिजिशियंस हो, चाहे लोगों की एडवाइस पे या केमिस्ट हो, बिना प्रिस्क्रिप्शन के हमारे देश में एंटीबायोटिक्स आपको आराम से मिल जाएंगी और हाई एंड एंटीबायोटिक्स ही मिल जाएंगी। चाहे वो इंजेक्शन वाली एंटीबायोटिक्स हो, चाहे वो आम एंटीबायोटिक्स हो, सब आपको केमिस्ट के यहाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के यहाँ मिल सकती हैं जी। और जब इंडिकेशन नहीं है और कोई उसको यूज करेगा तो आस्ता आस्ता उसमें रेजिस्टेंस बनने के चांसेस हैं, क्योंकि वो जो ऑर्गेनिज्म है ही नहीं और जो है वो अब म्यूटेट करके रेजिस्टेंस बना लेंगे। दूसरा और इशू है कि हमारे देश में अगर हम एग्रीकल्चर में देखें, पोल्ट्री में देखें, एनिमल हस्बेंड्री में देखें, तो वहां पर भी बहुत एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं जिसमें कोई रेगुलेशन नहीं है। और इसके कारण जो बैक्टीरिया वहां पे हैं, जो पशु पक्षी में होते हैं, पोल्ट्री में, उसमें उनमें बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस बन जाती है और वो हमारे फूड चेन में जब आ जाते हैं तो वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हमारे फूड चेन में पहुंच जाते हैं जिससे रेजिस्टेंस आ जाती है। तो मल्टी सेक्टोरियल इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है और एंटीबायोटिक मिसयूज जो पेशेंट की तरफ से, फिजिशियन की तरफ से होता है, उसको रोकने की बहुत जरूरत है, क्योंकि उसके कारण ही ये एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इतना बढ़ गया है। जी, फिलहाल एक कॉलर है रांची से, अनूप है फोन लाइन पर। अनूप जी, बहुत स्वागत, आपका सवाल पूछिए। सर, जो इनका कोर्स होता है एंटीबायोटिक का, उसके चलते पेशेंट पे क्या असर होता है, उसके पीछे के क्या रिसर्च है, प्लीज बताएं। जी डॉक्टर शेरवाल, इनकम्प्लीट यूजेज जो है, यानी अगर व्यक्ति को लग रहा है कि रोग ठीक होने लगा तो दवा बीच में बहुत लोग छोड़ देते हैं, क्या वो भी समस्या का कारण होता है? और एक सवाल और है, रजनी जी हैं, वो ये पूछ रही हैं कि ये कभी कभार जो है अगर इनको सर्दी जुकाम होता है तो दवा खुद ही ले लेती है, कितना समय लगेगा अगर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, क्या ये कहा जाता है कि यकीनन इनको हो जाएगा, या कितना समय लगता है ये स्थिति उत्पन्न होने में? क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि दो सवाल है आपका। मैं रजनी का सवाल पहले जवाब दूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि नज़ला जुकाम अगर है तो दवाई लें तो कितना टाइम लगेगा, दवाई ना लें तो कितना टाइम लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि दवाई में तो जो है अगर हम एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें देखते मेजॉरिटी ऑफ द जो हमारी नज़ला जुकाम की बात करते हैं वो वायरल डिजीज़ है जी। तो हम उसमें एडवाइज करते हैं कि उसमें किसी एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं है। यूजली इट टेक्स 3 to 5 days और इट विल ऑटोमेटिकली सेटल। तो आप उसमें स्टीम ले सकते हैं, आप उसके अंदर डिकंजेस्टेंट कोई ले सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको केवल नज़ला जुकाम है, अगर उसके साथ फीवर है तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें बिफोर यू टेक एंटीबायोटिक। राइट। जहाँ तक बात है इनकम्प्लीट एंटीबायोटिक का, डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक का ओवर यूज़ या सब यूटिलाइजेशन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है टू ट्रिगर दी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो जब भी आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एंटीबायोटिक की दवा लिखते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि द राइट मेडिसिन फॉर द राइट पर्सन एंड फॉर राइट ड्यूरेशन। तो वो अगर 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक लिखी है तो 5 दिन ही खाएं, और अगर आपने 1 दिन या 2 दिन खा के छोड़ दिया तो नेचुरली आप उसके कारक हैं एक तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ाने में, क्योंकि इस दौरान उसको सेंसिटाइज हो जाता है ऑर्गेनिज्म को, और वो उसके अगेंस्ट लड़ने की शक्ति जो है वो डेवलप करता है, इमिट करता है। तो इसलिए हमारी राय यही है कि जब भी आप एंटीबायोटिक एक एजुकेटेड डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, वो तभी देते हैं जब आवश्यकता होगी, और वो पूरा कोर्स 5 दिन या 7 दिन का, बहुत ट्रायल्स के बाद और क्लिनिकल ट्रायल और पेशेंट्स के इफ़ेक्ट के बाद ही वो एक ड्यूरेशन तय होता है, तो वो नोन है। तो उस पर आप ये ना करें कि 2 दिन खा लें, या कई लोग कहते हैं कि 7 दिन खा लिया उसके बाद अपने आप ही 2 दिन और बढ़ा दिया, तो वो भी अवॉइड करें। अगर आपको इफ़ेक्ट नहीं है तो आप प्लीज़ वापस क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं और उनका अपनी जो अवस्था है वो शेयर करें कि ये इशू है, तो वो आपको री एग्जामिन करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो वो कुछ टेस्ट देखते हैं कि वो एंटीबायोटिक
यूज़ जो कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। जी, और ऐसे लोग जो अगर असर नहीं लगता तो खुद ही दवा बदलते रहते हैं, ऐसा नहीं करना है, विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लेना है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, वो लोग जो बहुत गंभीर अवस्था में होते हैं, किसी तरह का संक्रमण हो या आईसीयू में, ख़ास तौर पर जब एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है या एंटीमाइक्रोबियल्स की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी जटिलताएं हैं उत्पन्न हो सकती है वहाँ पर अगर व्यक्ति में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है? एक विशेषज्ञ के तौर पर आपका काम कितना मुश्किल हो जाता है और जो रोगी है उसके लिए कितना खतरा बताना चाहेंगे? अगर हम आईसीयू की बात करें या ज्यादा सिक पेशेंट्स की बात करें जो हॉस्पिटल में होते हैं, अगर उनको कोई हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो जाए, हॉस्पिटल में इन्फेक्शन हो जाए, तो हम ये देखते हैं कि उसमें रेजिस्टेंस के चांसेस बहुत होते हैं और इसलिए हमारे पास बहुत कम एंटीबायोटिक्स रह जाती हैं। और कई दफ़ा ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो एंटीबायोटिक्स से इफेक्टिव नहीं होते और इन्फेक्शन फैलता रहता है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि चाहे उनका बेसिक डिजीज ठीक हो जाए, हॉस्पिटल में जो उनको इन्फेक्शन हुआ या रेजिस्टेंट इन्फेक्शन हुआ वो जानलेवा हो सकती है। और कई दफ़ा ये इसीलिए शुरू में एक से ज़्यादा एंटीबायोटिक शुरू की जाती हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम साथ साथ अपना उनका कल्चर्स भेजें, उनकी पूरी रैपिड जांच करके देखें कि उनका किस टाइप के कीटाणु हैं और जितना जल्दी हो हम कम एंटीबायोटिक्स दें आईसीयू में भी, जो इफेक्टिव भी हैं और जो और एंटीबायोटिक्स का मिसयूज नहीं हो। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और अगर हम अपने कई आईसीयूज का डेटा देखें, और ये एक नेटवर्क है आईसीएमआर का जो आईसीयू का डेटा भी देखता है, उसमें यही सामने आता है कि कई आईसीयूज में अब बहुत जो आम एंटीबायोटिक्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गया है। एम्स का डेटा देखें तो 5 से 7 पहले तो कुछ हाई एंड एंटीबायोटिक्स में 70 to 80% जो ऑर्गेनिज्म थे रेजिस्टेंस उसमें देखा जा रहा था। इसका मतलब कि सेंसिटिविटी ओनली 10 से 20% रह गई या 30% रह गई। और अगर ऐसी सिचुएशन आगे बढ़ती रहेगी तो हमारे पास फिर एंटीबायोटिक्स की बहुत कमी हो जाएगी और इन पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए कोई दवा नहीं रहेगी। जी, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, कोविड के दौरान भी हमने देखा कि बहुत, जिस तरह से आप कह रहे थे कि लोगों ने कई प्रिस्क्रिप्शंस फॉलो किए, अपनी मर्जी से दवाएं ली, दवाएं छोड़ दी। ऐसे में जो लोग अस्पताल में एडमिट थे, भर्ती करवाए गए थे, किस तरह का तजुर्बा रहा और कितनी मुश्किलात और जटिलताओं का समय आपको लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब बड़ा संक्रमण होता है तो उसकी जटिलताओं को रोकना भी कुछ मुश्किल हो जाता है अगर दवाएं असर नहीं कर रही हैं तो। बिल्कुल, कोविड एक ऐसा सिचुएशन थी जहां पे पैनिक बहुत था, सोशल मीडिया में इन्फोडेमिक था जिसमें बहुत खबरें ऐसी थी जिससे लोगों में और परेशानी हुई। और इसके बेसिस पे कई चीज़ें शुरू की गई, चाहे हम स्टेरॉइड्स की बात करें, चाहे एंटीबायोटिक मिसयूज़ की बात करें, क्योंकि वो ऐसा एक दौर था जब लोगों में भय बहुत था और डर के मारे बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ हुआ। कई लोगों ने कई एंटीबायोटिक्स, हाई एंड एंटीबायोटिक्स शुरू से ही स्टार्ट कर दी, जब उनको ऑलरेडी पता था कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगी। लेकिन तब भी पैनिक की रिएक्शन के कारण हॉस्पिटल्स में भी और कई दफ़ा लोगों ने अपनी तरफ से भी एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ किया। और अगर हम डेटा देखें तो एंटीबायोटिक मिसयूज़ उस दौरान बहुत ज़्यादा था जिसमें कोई इंडिकेशन भी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अल्टीमेटली AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को ड्राइव करती हैं, उसको बढ़ाती हैं और लॉन्ग टर्म में इसका जो हमें नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। जी, अब चाहेंगे कि कुछ और भ्रम दूर कर दें जो आमतौर पर दवाओं और एंटीबायोटिक्स को लेकर लोगों के मन में रहते हैं। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड लेंगे, छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आपसे, क्या एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस तब उत्पन्न होता है जब शरीर दवाओं को लेकर बेअसर हो जाए? बिल्कुल, अगर शरीर अगर उसमें कीटाणु ऐसे हों जो दवाएं इफेक्टिव नहीं है तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कह सकते हैं। जी, डॉक्टर शेरवाल, कुछ लोग मानते हैं कि एंटीबायोटिक्स हर तरह के संक्रमण के लिए रामबाण इलाज है। बिल्कुल, एंटीबायोटिक का एक ये कोशिश रहनी चाहिए कि वो उसी मर्ज पे काम आएगा अगर वो उसके कीटाणु पे राइट एंटीबायोटिक दिया जाए। ऐसा नहीं है कि सभी एंटीबायोटिक सभी प्रकार की जो है रोग पे काम करेगा। यानी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब उसको कारगर माना जा सकता है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, क्या अगर एंटीबायोटिक से लक्षण नियंत्रित हो गए हैं यानी बहुत लाभ मिल रहा है तो उसको तुरंत रोक दिया जाए जिससे उसका दुष्प्रभाव कम होगा?
अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स करना चाहिए। आराम 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन कीटाणु पूरी तरह से मरे नहीं होंगे। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो रेजिस्टेंस भी बन जाएगा और इन्फेक्शन फिर से होने का डर रहता है। इसलिए एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स करना चाहिए, चाहे आप 1-2 दिन में ठीक भी हो जाए। डॉक्टर शेरवाल, क्या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक ही अवस्था है? नहीं, देखिए एंटीबायोटिक तो हम जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं उनको एंटीबायोटिक बोलते हैं। एंटी माइक्रोब में सभी तरह की मेडिसिन जो पैरासाइट हैं, जो फंगस है या वायरस हैं, उनके अगेंस्ट जो मेडिसिन यूज करते हैं उन सबको मिला के इसलिए वर्ड चेंज किया गया एंटीबायोटिक टू एंटी माइक्रोबियल। जी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, क्या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की समस्या सिर्फ उन्हीं लोगों को होती है जो बार बार या अनावश्यक दवाओं का प्रयोग करते हैं, यानी अगर कोई नहीं कर रहा तो बिल्कुल नहीं होगी? ऐसा नहीं है, उन लोगों में ज्यादा हो सकती है क्योंकि वो एंटीबायोटिक का मिसयूज कर रहे हैं। पर जैसे मैंने कहा कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अगर बैक्टीरिया में आ जाए तो आपको अगर वो इन्फेक्शन होगा तो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने कोई एंटीबायोटिक लिया भी नहीं है लेकिन आपको इस ऐसे बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो गया जो रेजिस्टेंट ऑलरेडी डेवलप कर चुका है, तो उससे आपको इन्फेक्शन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से हो जाएगा। जी डॉक्टर शेरवाल, कोई भी समस्या हो यानी रोग हो तो अगर एक दवा असर ना करे तो खुद ही कुछ अन्य दवाएं प्रयोग की जा सकती हैं? बिल्कुल नहीं। जी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, क्या वैक्सीनेशन या टीकाकरण AMR से बचाव में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं? वैक्सीनेशन इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्शन दे सकता है जिससे आपको सीवियर इन्फेक्शन ना हो, लेकिन AMR के लिए वो एक टाइप का रामबाण नहीं है। आपको तब भी एंटीबायोटिक का जो मिसयूज है वो रोकना पड़ेगा। वैक्सीनेशन एक उसका सोल्यूशन नहीं है। जी डॉक्टर शेरवाल, एक बीमारी के लिए प्रिस्क्राइब की गई दवाएं क्या हर व्यक्ति ले सकता है जो उस समस्या से प्रभावित हो? नहीं, ये बहुत बड़ा जो है मैं मानता हूँ कि हमारे समाज में बहुत कॉमनली इम्प्लीमेंट किया जाता है कम्युनिटी में। मेरा सुझाव है और मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि जो भी दवा क्वालिफाइड डॉक्टर लिखता है वो एक व्यक्ति के लक्षण और उनकी एज और उनके उसे देख के लिखते हैं, तो वो दवाई की प्रिस्क्रिप्शन जो है वो एक ही व्यक्ति के लिए है, उसको कभी भी दूसरे व्यक्ति के लिए ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, कुछ लोग ये मानते हैं कि डॉक्टर ने जो भी दवा लिखी हो अगर उसकी डोज कभी छूट जाए या अपने हिसाब से उसको बदल लिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं होगा। नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप दवाई का पूरा डोज नहीं लोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और स्पेशली जो अगर टीबी की दवाई जो है उसको आप कम डोज में लो या छोड़ दो तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होने का भी डर रहता है, जो एक टाइप की एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। डॉक्टर शेरवाल, क्या सिर्फ दवाएं ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए जिम्मेदार हैं या जो एनिमल्स में यूज होता है, पोल्ट्री में यूज होता है, वो भी कहीं कारण बन सकता है? नहीं, देखिए वो डॉक्टर गुलेरिया ने पहले उसमें कहा था कि ये कलेक्टिव वो है, जैसे हम बात करते हैं इसको रोकना कलेक्टिव है, इसीलिए इसको फैलाने में भी सारे मैयर उसके अंदर हम जो है आपको मालूम है कि जब हम बात करते हैं टोटल यूजेज ऑफ एंटीबायोटिक 70% जो है एंटीबायोटिक आर बीइंग यूज्ड फॉर एनिमल्स विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। केवल उनको 6 से 7% टोटल एंटीबायोटिक की आवश्यकता हो सकती है जब व्हेन दे आर सिक, और केवल मात्र 9% ही हमारे ह्यूमन बीइंग में यूज होती है एंटीबायोटिक। जी, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो। इमीडिएटली आई थिंक देयर शुड बी अ रेगुलेशन फॉर दैट। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जिस गति से नई नई दवाओं का इजाद हो रहा है कोई चिंता की बात नहीं है। अगर एक दवा ना काम करे तो कुछ और दवाएं भी हैं जिनको उपयोग करके रोग को ठीक किया जा सकता है। ये बात सही नहीं है। अगर हम एंटीबायोटिक्स की पाइपलाइन देखें कि जो डेवलप हो रही है अगले 5-10 साल में, उसमें काफ़ी हद तक अब स्लो डाउन हो गया। इतनी एंटीबायोटिक्स अवेलेबल नहीं है। कुछ नई एंटीबायोटिक्स आएंगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम ये कहें कि हम सेफ सिचुएशन पे हैं। इसलिए जैसे मैंने पहले कहा था कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हमारे पास कोई दवाई ही ना हो रेजिस्टेंट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। डॉक्टर शेरवाल, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बचाव में सभी अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? इस बार का थीम बड़ा क्लियर है, जो प्रिवेंटिंग AMR टुगेदर। तो इसलिए टॉप टू बॉटम वेदर इज पॉलिटिकल मोटिवेशन से लेकर आम यूजेस जो जनता है उन सभी को इसके अंदर अवेयरनेस की आवश्यकता है।
जो ख़ास तौर पर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, उनका संयम बहुत ज़रूरी है, उनका अप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ एंटीबायोटिक बहुत ज़रूरी है। जो ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक डिस्पेंस करते हैं फार्मासिस्ट भाई, उनको बहुत आवश्यकता है उसको रोकने के लिए। और जो पेशेंट्स हैं, कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर के पास आके बताते हैं कि मेरे को एंटीबायोटिक लिखिए, तो उसके ऊपर भी बहुत ज़रूरी है कि वो डॉक्टर के ऊपर छोड़ दें। अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तभी लें, अदरवाइज नहीं। जी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खतरे को अभी से समझना और अभी से इससे बचाव के लिए कार्य करना कितना महत्वपूर्ण, आपका संदेश? मेरा ये मानना है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसको हमें एक वॉर फुटिंग पे डील करने की ज़रूरत है और मल्टी सेक्टोरियल ट्रीटमेंट एक्शन की ज़रूरत है। चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे पेशेंट्स हों, चाहे केमिस्ट हों, चाहे पॉलिटिकल पीपल हों या और एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री के लोग हों, सब लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए, ये क्यों इतना बड़ा खतरा है। और अगर हम सब मिलके इसको सीरियसली एक्शन लेंगे तो बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी तरफ से एंटीबायोटिक ले लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या होगा। ये जो धारणा है ये ठीक नहीं है। जी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर BL शेरवाल। आप दोनों ने ही बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी है और ये खतरा समझा दिया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी तरफ से बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा इस्तेमाल करता है और एंटीबायोटिक्स का ख़ास तौर पर अनावश्यक प्रयोग किया जाता है तो कितना बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। आवश्यक है कि अपनी जिम्मेदारी को पहचाने। सही समय बहुत ज़रूरी होता है इलाज के लिए, उसी तरह से सही डोजेज लेना, सही दवा लेना, सही समय के लिए जो इलाज पूरा लेना बहुत आवश्यक है। हम सभी की जिम्मेदारी है, न सिर्फ डॉक्टर्स की। और ये ना समझें कि अगर आप बीमार हैं तो खुद दवा लेकर डॉक्टर्स का काम आसान कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी समस्या है तो विशेषज्ञ ही बताएंगे कि आपको कौन सी दवा लेनी है और कितने समय के लिए लेनी है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बड़ा खतरा ज़रूर है, लेकिन इससे बचाव किया जा सकता है। उसमें सभी की भागीदारी और योगदान की आवश्यकता है। टोटल हेल्थ के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हेल्थ से रिलेटेड जो भी जानकारी है हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। लौटेंगे एक नए विषय के साथ अगले कार्यक्रम में। आज के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।